नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर फर्नीचर के गोदाम में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। लाखों का सामान जलकर यहां पर खाक हुआ है। मौके पर दमकल नहीं पहुंची। दमकल विभाग के अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। लोगों ने इस आग पर काबू पा लिया है। कड़ी मशक्कत के बाद लोग खुद ही आखिरकार जुटे, जब दमकल नहीं पहुंची। डीग कस्बे के बेताल मोहल्ले की घटना है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। भरतपुर में यह आग का तांडव, यहां पर देखिए किस तरीके से ये भीषण आग लगी है। जानकारी के अनुसार फर्नीचर का गोदाम था, जो अब खाक में मिल चुका है। लाखों का सामान जलकर के यहां पर खाक हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक पुरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी अपडेट इस वक्त आपके पास है? देखिए हेमंत, ये डीग कस्बे का पूरा मामला है, जहां बेताल मोहल्ला है, वहां पर एक फर्नीचर का गोदाम था, उसमें भीषण आग लग गई। देर रात की ये घटना है। गोदाम में जो फर्नीचर का सामान रखा हुआ था वो पूरी तरह से जल करके खाक हो गया है, और गोदाम में एक गाड़ी थी और एक मोटरसाइकिल भी रखी हुई थी, वो भी आग ने अपनी चपेट में ले ली, और पूरी तरह से जो गोदाम था वो पूरी तरह से जल करके नष्ट हो गया। और आसपास के जो लोग थे उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन आग पर जो है काबू नहीं पाया गया था। बाद में जब लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना दी, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंची, क्योंकि डीग में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो खराब पड़ी हुई है। ऐसे में लगातार जो वहां पर लोग थे उन्होंने आसपास घरों से पानी ला करके आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को लोगों ने बुझाया, लेकिन जब तक जो सामान रखा हुआ था पूरी तरह जल करके खाक हो गया था। गोदाम में करीब 15 से 20 लाख रुपए के जो फर्नीचर का सामान था, उसका जो नुकसान है वो बताया जा रहा है। और उसका जो मालिक है उसका कहना था कि वो उसका घर था, उसी में जो है वो गोदाम बना हुआ था, और फिलहाल जो आग लगने के कारण है उनका अभी पता नहीं लग सका है। जी अमन। बिल्कुल दीपक, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर लोगों ने सूचना दी दमकल की गाड़ियों को, लेकिन मौके पर नहीं पहुंची। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है हेमंत के डीग कस्बे में जब भी किसी आगजनी की घटना होती है तो वहां पर फायर ब्रिगेड की दीपक, गाड़ी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, उदयपुर हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 2 और आरोपियों को देर रात को गिरफ्तार किया गया है। इस हत्या में षड्यंत्र रचने के मामले को लेकर के बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मोहसिन और आसिफ नाम के 2 आरोपियों की और गिरफ्तारी हुई है, और 3 अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी है एसआईटी पुलिस की। और इसी बीच बड़ी जानकारी, इंजरी रिपोर्ट मिलने के बाद एसआईटी ने धाराओं में भी बढ़ोतरी की है। हथियार मिलने के मामले में आर्म्स एक्ट जोड़ा गया है। षड्यंत्रकर्ताओं के नाम सामने आने के बाद धारा 120 जोड़ी गई है, और धारा 307, 326 को भी एफआईआर में जोड़ा गया है। धारा 326 गंभीर प्रवृत्ति के घाव पर लगाई जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर है, उदयपुर हत्याकांड को लेकर सबसे बड़ी जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें कि 3 और आरोपियों से पूछताछ जारी है, तो साथ ही 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी इस वक्त हुई है। देर रात को ये 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 अन्य आरोपी पहले से ही गिरफ्तार किए हुए हैं। मुख्य आरोपी बताए जा रहे इस पूरे मामले के, जो अभी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में है। वहीं 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी होने की जानकारी सामने आ रही है। और इस तरह से कुल मिलाकर के अब उदयपुर हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों की कुल गिरफ्तारी हो चुकी है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। 3 अन्य लोगों से पुलिस की पूछताछ, एसआईटी की पूछताछ अभी जारी है। इस पूरे मामले को लेकर एनआईए अभी जांच कर रहा है। और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। उदयपुर से बड़ी खबर, उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ी जानकारी। 2 और आरोपियों को देर रात को गिरफ्तार किया गया है। इस हत्या में षड्यंत्र रचने के मामले में गिरफ्तारी की गई है, और इस तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मोहसिन और आसिफ नाम के आरोपी की गिरफ्तारी और की गई है। 2 और लोगों की गिरफ्तारी और 3 अन्य लोगों से इस वक्त पूछताछ जारी है। साथ ही यह भी सामने आया है कि इंजरी की रिपोर्ट मिलने के बाद, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसके बाद एसआईटी ने धाराओं में भी वृद्धि की है। उदयपुर से हमारे संवाददाता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए जो है वो एक्शन मोड में है, और लगातार जो पूछताछ का दौर चल रहा था उसके बाद में एसआईटी ने कल देर रात 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब कन्हैयालाल हत्याकांड में
कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और 3 आरोपी, जिसमें एक बबला नाम का भी युवक बताया जा रहा है, और 3 लोगों को अभी डिटेन किया हुआ और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। ये जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये इसमें एक मोहसिन और एक आसिफ नाम बताया जा रहा है, और इनकी जो भूमिका इस हत्याकांड में सामने आई है वो षड्यंत्रकर्ता के रूप में आई है। आप देखिए कि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मामला और गंभीर प्रवृत्ति का होता जा रहा है, और एसआईटी की जो एफआईआर है उसमें धाराओं की संख्या भी बढ़ रही है। इन 2 आरोपियों से पूछताछ के दौरान जब इनकी संलिप्तता सामने आई तो अब एफआईआर में धारा 120 भी जोड़ दिया गया है। दूसरा, जैसे ही इंजरी रिपोर्ट जो है वो एक मृतक की इंजरी रिपोर्ट और एक जो घायल व्यक्ति है उसकी इंजरी रिपोर्ट, दोनों की इंजरी रिपोर्ट जैसे ही सामने आई उसके बाद में एफआईआर में और गंभीर प्रवृत्ति की धाराएं जोड़ी गई। आप देखिए कि एफआईआर के अंदर 307 जोड़ा गया है जो कि हत्या का प्रयास है। दूसरा 326 एफआईआर में जोड़ा गया है जो कि गंभीर प्रवृत्ति के घाव शरीर पर यदि किए जाते हैं तो उसको लेकर जोड़ी जाती है। ये एक बहुत बड़ी धारा है जिसमें बहुत गंभीर प्रवृत्ति की धारा इस 326 को माना गया है। साथ ही कल एसआईटी की टीम ने हथियार बरामद कर लिए हैं। जैसे ही हथियार बरामद हुए उसके बाद में एसआईटी ने आर्म्स एक्ट के तहत भी अब जो मामला है वो इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो मामला है वो गंभीर बनता जा रहा है। और कपिल, क्या जो लोग, जो मुख्य आरोपी जब गिरफ्तार किए गए थे उसके बाद में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ जारी थी, ये जो गिरफ्तारी हुई है उनमें से ही है? जी बिल्कुल, ये उन्हीं लोगों में से गिरफ्तारियां की जा रही है। जैसे ही मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए थे और उनसे जानकारी जो मिली उसके आधार पर जिन लोगों को डिटेन किया गया था उनसे लगातार 2 दिन तक पूछताछ की गई। पूछताछ में उनकी संलिप्तता सामने आने में, षड्यंत्र रचने में उनकी संलिप्तता अभी तक सामने आई है। तो उस षड्यंत्र के मामले में धारा 120 भी एफआईआर में जोड़ते हुए मोहसिन और आसिफ नाम के 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। इस समय 3 ऐसे और लोग हैं जिनसे एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। जी, इन तीनों लोगों को लेकर के कोई जानकारी कपिल? देखिए, इसमें एक व्यक्ति है, उसका नाम बबला बताया जा रहा है, वो भी एसआईटी की टीम के पास में, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और देखिए, अब ये मामला हो सकता है किसी भी समय एनआईए के सुपुर्द किया जा सकता है। तो ये भी संभावना है कि हाल फिलहाल एसआईटी के पास ये मामला है, कार्रवाई एसआईटी कर रही है, पूछताछ भी एसआईटी कर रही है। लेकिन यदि एनआईए के पास चला जाता है तो इन सारे जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें एनआईए के सुपुर्द कर दिया जाएगा और उनसे अग्रिम पूछताछ एनआईए करते हुए उनकी यदि संलिप्तता आएगी तो फिर उनकी गिरफ्तारियां एनआईए करेगी। ठीक, बिल्कुल कपिल, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी मैं आपका अपडेट लूंगा, उसके बाद वापस लौटूंगा। बहरहाल कपिल शिमाली हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे कि 3 अन्य लोगों से पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की चल रही है। 2 और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर के ये बड़ा अपडेट है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि मोहसिन और आसिफ नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ साथ 3 अन्य लोगों से पूछताछ अभी जारी है। उनसे क्या कुछ सामने आता है इसके बाद आगे का एक्शन होगा। लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, यानी कि 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही हो गई। इस घटना के कुछ ही चंद घंटों बाद में पुलिस ने उन्हें दबोच लिया था और अब 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। इसे लेकर के धाराओं में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 120 भी 307, 326 एफआईआर में जोड़ी गई है। 326 गंभीर प्रवृत्ति के घाव को लेकर के ये धारा लगाई जाती है। तो साथ ही साथ षड्यंत्रकर्ताओं के नाम सामने आने के बाद धारा 120 बी भी इसमें जोड़ी गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ी खबर है। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी देर रात को हुई है और साथ ही साथ इन आरोपियों के नाम मोहसिन और आसिफ बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर के। तो वहीं उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद रियाज अतारी के मंसूबे कैसे आखिरकार आतंकी है, इस बात का खुलासा उसकी मोटरसाइकिल का नंबर कर रहा है। मोटरसाइकिल के नंबर से जुड़ी पूरी कहानी बयां कर रही है कि मोहम्मद रियाज अतारी मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद से देश विरोधी मानसिकता को पाल बैठा और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से संपर्क में था। उदयपुर में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था।
उदयपुर से मोहम्मद रियाज अतारी के आतंकी मंसूबों की पोल खोल जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता कपिल शिमाली। टेलरिंग का काम करने वाले कन्हैयालाल साहू हत्याकांड मामले में आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए, इस घटना को भले ही एनआईए ये मान रही है कि इस घटना के पीछे आतंकी साजिश नहीं थी, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के पीछे इन आरोपियों के मंसूबे जरूर थे कि जो क्रूरतापूर्वक यदि कन्हैयालाल साहू की हत्या की जाएगी तो उसके बाद में उदयपुर में दंगे जरूर भड़केंगे और हालात जो है उदयपुर के खराब होंगे। दूसरी ओर इन आरोपियों की आतंकी मानसिकता को हम आज साबित करने वाले हैं। देखिए, मेरे पास वो दस्तावेज जो बताते हैं कि इन आरोपियों की मानसिकताएं आतंकियों से जुड़ी हुई है। जिस मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोहम्मद रियाज अतारी और मोहम्मद गोश कन्हैयालाल साहू की हत्या कर भागने में सफल हुए थे, उस मोटरसाइकिल का नंबर था RJ27 AS 2611। अब देखिए, 26/11 ये वही दिनांक है जब मुंबई में आतंकवादी हमले कर पूरे देश में भय का माहौल पैदा किया गया था। और इसी के बाद में लगता है कि मोहम्मद रियाज अतारी की मानसिकता देश विरोधी हो गई और वो लगातार जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहने लगा, क्योंकि उसी के बाद में साल 2013 में इस मोटरसाइकिल को मोहम्मद रियाज अतारी द्वारा खरीदा गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, 26/11 नंबर लेने के लिए मोहम्मद रियाज अतारी ने आरटीओ को 5,000 रुपए प्रीमियम का भी भुगतान किया है, क्योंकि वीआईपी नंबर लेने के लिए प्रीमियम राशि देनी होती है। तो 5,000 रुपए की राशि का भुगतान रियाज अतारी द्वारा किया गया, जबकि 2014 के बाद में इस मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस तक नहीं कराया गया। तो आप देखिए, इंश्योरेंस कराने का पैसा भले ही मोहम्मद रियाज अतारी के पास ना हो, लेकिन 5,000 रुपए का भुगतान 26/11 नंबर लेने के लिए मोहम्मद रियाज अतारी द्वारा किया गया था। देखिए, ये वो दस्तावेज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मोहम्मद रियाज अतारी, जो कि इस गाड़ी के पहले ऑनर थे, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड पैशन प्रो गाड़ी थी जिसका नंबर RJ27 AS 2611 है और इसका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया, जिसे बाद में 2014 के बाद में रिन्यूअल नहीं कराया गया। और देखिए, मैं और भी दस्तावेज आपको इसमें दिखाना चाहूँगा। इसके अलावा देखिए, 15 मार्च 2013 इस मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन दिनांक के ये वो कागज हैं जो इसमें हमारे सामने है। 7 मार्च 2014 को इंश्योरेंस इस मोटरसाइकिल का एक्सपायर हुआ और उसके बाद में इंश्योरेंस नहीं कराया गया। दूसरा, आप देखिए, हमने कुछ 26/11 नंबर के जो बाइक है उनको खंगालने की कोशिश की, तो हमारे पास में 46 नंबर पर RJ27 AS 2611 मोहम्मद रियाज अतारी सन ऑफ अब्दुल जब्बार, जिसका जो पता है 4A रजा कॉलोनी किशन पोल उदयपुर, जहां पर ये किराए पर रहता था, ये पता सामने आया। तो ये जो मानसिकता बताती है, निश्चित तौर पर ये बताती है कि 26/11 के हमले के बाद में मोहम्मद रियाज अतारी की जो गतिविधियां हैं वो देश विरोधी शुरू हो गई थी। और 2013 में मोटरसाइकिल खरीदने और उसका नंबर 26/11 लेना और 26/11 नंबर लेने के लिए, मनचाहा नंबर लेने के लिए 5,000 रुपए का प्रीमियम आरटीओ को भुगतान करने के बाद में साल 2014 में मोहम्मद रियाज अतारी पाकिस्तान गया, जहां पर तकरीबन 45 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद वो वापस यहां पर आया था। तो आप देखिए, ये जो मोटरसाइकिल जिस पर सवार होकर ये फरार हुए थे, इस मोटरसाइकिल का नंबर और इसके पीछे की पूरी कहानी इस बात को स्पष्ट तौर पर बता रही है कि कैसे ये जो दोनों आरोपी हैं ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरह से आतंक फैलाने वाली नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी कमलेश दखनी के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उदयपुर से कपिल शिमाली फोन लाइन पर मौजूद हैं। कपिल, आपने जो दस्तावेज खंगाले, आपने जिन दस्तावेजों को पढ़ा है, देखा है, समझा है, उसके मुताबिक ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 26/11, ये कोई साधारण नंबर नहीं है। इस लिहाज से एक आम आदमी के लिए भले ही साधारण हो सकते हैं, लेकिन जिनके मंसूबे आतंकी हो उनके लिए ये दिखाता है कि साधारण नंबर नहीं है। और क्या इसी वजह से मोहम्मद रियाज नाम के इस शख्स ने, इस आरोपी ने इन नंबरों के लिए पैसों का भुगतान किया? जी बिल्कुल। देखिए, वैसे अब तक इन नंबरों को साधारण समझा जा रहा था, लेकिन अब जब जिस तरह के मंसूबे मोहम्मद रियाज अतारी के सामने आए हैं, उसने उदयपुर सहित पूरे देश भर में खौफ पैदा करने के लिए
जिस क्रूरता से, जिस आतंकी अंदाज से, जिस तालिबानी अंदाज से कन्हैयालाल साहू की हत्या की है, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि 26/11 नंबर उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा होगा। 26/11 को पूरे देश को दहलाने की कोशिश की गई थी और उसके बाद में आप देखिए 2013 में इस बाइक को खरीदा गया और स्पेशली वीआईपी नंबर के लिए भुगतान 5,000 रुपए का करते हुए 26/11 नंबर लिया गया। इस नंबर को 2013 में लेने के बाद 2014 में मोहम्मद रियाज अतारी पाकिस्तान जाता है, जहां कराची में रहकर एक ट्रेनिंग लेकर आता है। उसके बाद में जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो स्थानीय स्तर पर अपना एक नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश करता है। तो देखिए उसके जो मंसूबे हैं वो पूरी तरह से आतंकी मंसूबे हैं। पाकिस्तान के कुछ संगठनों से उसके संबंध सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि ये जो बाइक का नंबर जिस पर बैठकर वो फरार हुआ था, इसके द्वारा ये नई बाइक 2013 में खरीदी गई थी। देखिए एक महत्वपूर्ण बात, और 2014 में इस बाइक का इंश्योरेंस खत्म हुआ, उसके बाद अब तक इस बाइक का इंश्योरेंस तक नहीं कराया गया। इंश्योरेंस कराने का, उसका भुगतान करने का भले ही पैसा ना हो, लेकिन 26/11 नंबर के लिए 5,000 रुपए का भुगतान, क्योंकि मनचाहा नंबर वही नंबर चाहिए था जो कि इस देश को दहलाने की तारीख थी, उसी नंबर को लेने के लिए 5,000 रुपए भुगतान किए गए। तो बेहद जो इस पूरे मसले को अगर हम देखें तो जो रियाज अतार मोहम्मद रियाज अतारी है, उसके जो मंसूबे हैं वास्तव में आतंकी नजर आते हैं। और ये जो नंबर लिया गया ये भी द्वेषतापूर्वक और पूरे सोच समझकर 26/11 की दिनांक को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो क्या कपिल ये माना जाए कि 2008 को जब ये हमला हुआ था मुंबई में, 26 नवंबर 2008 को, उसके बाद से ही यह आतंकियों के संपर्क में था और इतने सालों तक, और चूंकि जैसा जिक्र पहले भी आ चुका है कि यह पाकिस्तान तक भी गया लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर नहीं पड़ी। देखिए ये खुलासा एनआईए और एसआईटी की पूछताछ के बाद में हो सकेगा कि ये पाकिस्तान के संगठनों से कब से संपर्क में है। लेकिन ये जो स्थितियां हैं इसको देखकर एक बात जरूर समझ में आ रही है कि 26/11 के हमले के बाद में ये जो मोहम्मद रियाज अतारी है, इसकी मानसिकताएं शायद बदली हो, इसकी जो मानसिकता है वो देश विरोधी होने लगी हो, और उसी के चलते 2013 में जब इसने मोटरसाइकिल खरीदी तो वही नंबर लेना पसंद किया जिससे इसकी मानसिकताएं बदलने लगी। ये भी साफ है कपिल कि अमूमन कोई व्यक्ति 26/11 नंबर के लिए भुगतान नहीं करेगा पैसों का, क्योंकि वो इस लिहाज से अगर साधारण तौर पर हम देखें तो ये कोई वीआईपी नंबर नहीं है, किसी आतंकी के लिए ही ये वीआईपी नंबर हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 26/11 बेहद साधारण नंबर है। अगर हम इसको 26/11 के आतंकी हमले से ना जोड़कर देखें तो रूटीन में ये नंबर जो बाइक खरीदते हैं, जो टू व्हीलर खरीदते हैं, उनमें किसी को भी अलॉट हो सकता है। लेकिन सिर्फ इसी नंबर के लिए भुगतान किया जाना, वीआईपी नंबर के लिए प्रीमियम बुक का भुगतान करना, ये बताता है कि उसकी मानसिकता इस नंबर को लेने की थी। और इस नंबर को वीआईपी तौर पर लेने का मतलब यही था कि उसके जो मंसूबे हैं वो आतंकी हैं। वो 26/11 हमले के बाद में उसी दिनांक को ध्यान में रखते हुए आगे अपनी जो गतिविधियां बढ़ा रहा था, और ये जो नंबर लिया गया ये भी उसी हमले को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब कपिल ये तमाम तथ्य तो यही इशारा करते हैं कि आखिरकार इनके जो संबंध है वो आतंकियों से थे, और ये पूरी तरह से इन्फ्लुएंस था आतंकियों से, और आतंकियों के लिए ही यहाँ पर काम कर रहा था। ये चीजें तो ये जो हमने खुलासा किया है उससे एस्टेब्लिश हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसके आतंकी कनेक्शन भी निश्चित तौर पर हो सकते हैं। इसकी मानसिकता आतंकी है, ये तो ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है इसको देखकर समझा जा सकता है कि इसकी मानसिकता जो है वो पूरी तरह से आतंकी मानसिकता है। कौन कौन से संगठनों से ताल्लुक है यही पता लगाने के लिए एनआईए को जांच दी जा रही है। एनआईए इस पूरे मामले को खंगालेगी। हालांकि प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ये जो घटना घटित हुई है इसका किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन नहीं है, ये बात सामने आ रही है। लेकिन मोहम्मद रियाज अतारी के आतंकी कनेक्शन है, ये इसके प्रमाण जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी। कपिल मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद भी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शंकर, इस पूरे मामले को लेकर के एनआईए जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, कई अहम खुलासे हो रहे हैं, और इस वक्त जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बाइक का मनचाहा नंबर, जो नंबर 26/11 से जुड़ा हुआ, 26/11 का नंबर लेने के लिए इस रियाज ने 5,000 रुपए का आरटीओ को भुगतान किया था। ये क्या दिखाता है आखिरकार?
निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह की मानसिकता होती है उसी तरह का व्यवहार भी आदमी का होता है। और यहाँ पर मोहम्मद रियाज का जो व्यवहार है, और यहाँ उस वीडियो में जो हत्या करने के वक्त में देखा जाए, उस वक्त में भी उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी डर और खौफ नहीं है, तो वो भी बताता है कि आपके मंसूबे कैसे हैं, आपके बॉडी का एक्सप्रेशन कैसा है, आपके आव भाव कैसा है, और जिस तरह से आपका ये जो कहते हैं, जिसे आम बोलचाल भाषा में कहते हैं, आपका चाल चलन, तो चाल चलन के तहत ये सब सारी चीजें आपका व्यवहार दिखता है। तो यहाँ पर जिस तरह से 26/11 वाला है, कहीं न कहीं इसकी मानसिकता जरूर रही होगी, वो 26/11 वाली भावना, इसीलिए हो सकता है कि इस मामले पे उस बाइक को खरीदने, उस स्पेशल नंबर को लेने की उसकी चाहत रही होगी। और अगर जांच एजेंसियों की बात करें तो जांच एजेंसी हालांकि अभी कल जब इस मामले में कई वरिष्ठ अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, अभी हम लोग तमाम आतंकी नेटवर्क से हम लोग खंगाल रहे हैं, लेकिन अभी आतंकी संगठन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है या नहीं है, वो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। 3 दिनों का वक्त हमें कम से कम चाहिए, क्योंकि कल से लेकर कल ही उसके मोबाइल फोन को लैब में भेजा गया है, जहां पे जांचा जाएगा और परखा जाएगा। तो उसको उसका एक क्लोन बनाने के लिए कम से कम 3 दिन का वक्त चाहिए। तो कहा जा सकता है कल तक लैब की रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके बाद वो कितने व्हाट्सएप ग्रुप पे था, किस तरह के वीडियो पोस्ट करता था, किन किन लोगों के संपर्क में था, किन लोगों से अक्सर वो बातचीत करता था, और किन किन लोगों से वो विदेश में बात करता था, इस तमाम जो अटकलें हैं, इन अटकलों पर कल विराम लगने वाला है। या चाहे विराम कहते हैं या कह सकते हैं कई खुलासे कल हो सकते हैं, जो एनआईए को औपचारिक तौर पर इंफॉर्मेशन मिलने की संभावना है। और आज की बात करें तो आज एनआईए के अधिकारी के द्वारा आज कोर्ट में एक याचिका दायर, इस मामले पर एक जो याचिका दायर करके उसको आगे रिमांड में लेने की जो एक प्रक्रिया है आज की जा सकती है। हालांकि कल बाकायदा उसे कोर्ट में पेश किया गया था एसआईटी के द्वारा, उसके बाद उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन अब उसकी रिमांड एनआईए लेगी, और लेने के बाद जब पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो और कई खुलासे हो सकते हैं। हालांकि एनआईए के अधिकारी से हमने ये भी पूछा कि क्या उसे दिल्ली लाया जाएगा, तो उस मामले पे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी फिलहाल दिल्ली नहीं लाएंगे, अभी उसे राजस्थान में रख करके ही उसे अलग अलग कई जगहों पे लेके जाना है, कई जगहों पे लेकर के पूछताछ करानी है, और बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। और इसीलिए शंकर, ये जो दोनों आरोपी हैं इस हत्याकांड के, इनको उदयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। अब आगे आखिरकार इनको जब पेश किया जाएगा एनआईए कोर्ट में, तो वहां पर क्या होगा ये बताने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। सीधे हम विष्णु का रुख करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विष्णु, अगर इस पूरे मामले को देखें, इस हत्याकांड को देखें, तो हर कोई इस बात से हैरान है और हर कोई न केवल परेशान है बल्कि मांग कर रहा है कि उदयपुर हत्याकांड की जांच सही तरीके से हो, निष्पक्षता के साथ हो, और कम से कम समय में इन आरोपियों को उनके असली जगह पर फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे, अगर आज इनको पेश किया जाता है एनआईए कोर्ट में, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है जयपुर में, क्या इसे लेकर कोई अपडेट खबर आपके पास जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अब तक की जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस पूरे मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार उदयपुर से किया जा चुका है। उदयपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों की मदद की थी, और इस पूरे षड्यंत्र को रचने में, इस पूरी साजिश को रचने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की थी। इसमें मोहसिन खान नाम का एक युवक बताया जा रहा है, उसके अलावा एक आसिफ हुसैन नाम का एक युवक बताया जा रहा है। तो ऐसे में आसिफ और मोहसिन खान नाम के 2 लड़कों की जो इसमें गिरफ्तारी हुई है, उदयपुर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, और दोनों ही उदयपुर में एक खांडीपीर और के आसपास के रहने वाले हैं। और बहरहाल जो दोनों आरोपी, जो मुख्य आरोपी थे, उन दोनों को कल देर रात को जो ईआरटी कमांडोज की सुरक्षा घेरे के अंदर उदयपुर से और अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के लिए शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल यहाँ पर जो है 2 आरोपियों और गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे बड़ी जो है ये कामयाबी उदयपुर पुलिस के लिए, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पर जो कल जो लोगों का प्रदर्शन हुआ था, लगातार दोनों आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी कल जब वे यहाँ कन्हैयालाल के यहाँ पर जब मिलने के लिए आए थे, तब उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच जो है अब एनआईए कर रही है। तो ऐसे में एनआईए पे पूरा भरोसा है, और एनआईए इस पूरे मामले में त्वरित गति से जांच करेगी, ताकि ऑफिसर केस स्कीम के अंदर, यानी कि शॉर्ट टर्म जो है कम से कम समय के अंदर एनआईए अच्छे से इस पूरे मामले की जांच करते हुए ट्रायल पे करेगी, और कोर्ट में चालान पेश करने के बाद में ट्रायल होगा और आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। जी बिल्कुल विष्णु, आज जिस तरह से उनको पेश किया जाएगा जयपुर में, अजमेर से ले जाकर के अजमेर से एनआईए कोर्ट जयपुर में उनको पेश किया जाएगा, उसके बाद क्या आखिरकार हो सकता है, क्या ट्रांजिट रिमांड उनका लिया जा सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए कल जब उदयपुर पुलिस ने उदयपुर एटीएस और उदयपुर की जो धान मंडी पुलिस थी, उन्होंने पहले दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेसी भिजवाया गया। जेसी भिजवाने की जो वजह थी वो ये थी कि दोनों जो इसमें विक्टिम है, जो कि प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, वे लोग जो कन्हैयालाल साहू के साथ में उनकी दुकान पर काम किया करते थे, इनमें एक जो दोनों आरोपी उनमें से एक घायल भी हुआ है, 18 चोटें उसके हैं। तो ऐसे में जेल में रहते हुए उनकी शिनाख्त परेड मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाई जाएगी। उसके बाद भूमिका शुरू होगी एनआईए की। एनआईए चूंकि इस पूरे मामले में दूसरा मुकदमा दर्ज कर चुकी, तो ऐसे में एनआईए को ये केस हैंडओवर किया जाएगा। एनआईए कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल करेगी और दोनों आरोपियों को अपनी रिमांड कस्टडी में लेने के लिए ये आवेदन किया जाएगा। कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद एनआईए दोनों मुलजिमों को अजमेर जो हाई सिक्योरिटी जेल है वहां से अपने कब्जे में लेगी और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके लिए एनआईए आज जयपुर में एनआईए जो कोर्ट है वहां पे आवेदन दाखिल करेगी। जी विष्णु, इस पूरे मामले में जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं और हम अपने दर्शकों को बता भी चुके हैं कि किस तरीके से 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, यानी कि अब कुल मिलाकर के इस हत्याकांड में 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में हैं, गिरफ्तार हैं। 3 अन्य आरोपी जिनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं उस पर भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल हमारे दर्शकों को हम बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी मानसिकता आतंकी जो है वो पूरी तरह से उनके कृत्य से भी साबित होती है। और जो हमने दिखाया कि बाइक के नंबर किस तरीके से उन्होंने 2611 लेने के लिए 5,000 रुपए का भुगतान आरटीओ को किया था, ये तमाम चीजें क्या दिखाती हैं? देखिए, नंबर बदलने की जो पीछे वजह बताई जा रही है वो ये है कि वे लोग आसानी से यहाँ से भाग सके। जब जी बोलिए। एक बार दोबारा से सवाल दोहराना पड़ेगा आपको, आवाज कटी है सर। जी विष्णु, मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिरकार जिस तरीके से बाइक के नंबर लेने के लिए 2611 और 2611 के हमले के बाद से ये साफ आ रहा है कि उसकी मानसिकता जो है वो आतंकी है। हालांकि ये मानसिकता तो उसके कृत्य से भी झलकती है, जिस तरीके से उसने निर्दयता के साथ कत्ल को अंजाम दिया, उसके बाद वीडियो बनाया, उसके चेहरे पर खौफ नहीं है, यह भी जानकारी सामने आ रही थी कि वो पाकिस्तान तक गया है। लेकिन इस तरीके से 2611 नंबर की बाइक के नंबर लेने के लिए 5,000 रुपए का भुगतान जिस तरह से उसने किया आरटीओ को, वो क्या दिखाता है कि वो वाकई आतंकी मानसिकता से ग्रस्त था, उसके मन में कहीं ना कहीं कुंठा थी, उपद्रव फैलाने को लेकर के लगातार ताक में था। देखिए बिल्कुल, जो नंबर के जो बात जिक्र सामने आ रहा है कि 2611 जो बाइक नंबर है वो लिया जाना था, उसके लिए पैसे दिए गए थे, वो ये पूरी तरह से इनकी एक मानसिकता थी। क्योंकि जब लगातार वे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दोनों आरोपी जो थे पहले सहारा के लिए काम किया करते थे, वेल्डिंग करने का काम किया करते थे, मतलब बहुत सामान्य से दोनों आरोपी थे जो बहुत सामान्य सी चीजों को काम करके अपना पेट का गुजारा कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे मोहम्मद गोस है, बताया जा रहा है कि दावत इस्लाम जो संगठन है, जो दूसरा मोहम्मद जो रईस है, उसको जोड़ने का काम मोहम्मद गोस ने किया था, ये अभी तक की जानकारी में सामने है। उसके बाद पाकिस्तानी के एक जो राजनीतिक संगठन है, उनके यूट्यूब जो चैनल्स, जो वीडियो जो हैं, वो ये लोग देखा करते थे। और काफी ये जो एसआईटी की जो पड़ताल में सामने है, एनआईए की पड़ताल में भी सामने है कि पाकिस्तान की जो पार्टी थी उसकी कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर के वीडियो देखा करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे इनकी जो मानसिकता वो बदलने लगी, और मानसिकता बदलने के साथ में ये लोग इस कदर आ गए थे कि किसी की भी जान ये लोग ले सकते हैं, और वही काम इन्होंने अंजाम दिया। पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने करीब 10 दिन पहले से यहाँ पे रैकी की वारदात को अंजाम दिया, रैकियां करनी शुरू कर दी। उसके बाद जब इनको ये डाउट, मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी बात हो रही कि सबसे पहले इन्होंने कन्हैयालाल जो साहू है उनके घर का पता जानने की कोशिश की थी, लेकिन कन्हैयालाल घर के घर तक ये लोग पहुंच नहीं पाए। रैकी करने की कोशिश की थी, पता जानने की कोशिश की थी, लेकिन कन्हैयालाल के घर तक नहीं पहुंचे। ऐसे में इनको दूसरा जो उनकी दुकान थी वहां इनको बहुत आसानी से टारगेट मिल गया। पहले ही चाहते थे कि कन्हैयालाल को उनके घर में जाकर कत्ल किया जाए, लेकिन चूंकि और दूसरी बात ये थी कि क्योंकि बाजार जो था वो काफी भीड़ भरा बाजार था, तो इनको डर था कि वहां पे पकड़े जाएंगे। लेकिन वहां पर चूंकि घर का जब पता नहीं मिला, तो आखिर में इन्होंने टारगेट ये किया कि अब इसको दुकान में मारा जाएगा। और वे लोग पूरा षड्यंत्र इन्होंने रचा। और लगातार अब हम आपसे बात करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
विष्णु, हमारे साथ शंकर आनंद भी हैं मौजूद दिल्ली से, हमारे सहयोगी। शंकर, जिस तरीके से इन्होंने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, पूरे देश में इसे लेकर के सवाल है। हालांकि जांच चल रही है, लेकिन अगर शंकर इन तमाम चीजों को देखें तो क्या ये पूरी की पूरी एक साजिश के तौर पर इसे अंजाम दिया गया? और भी कई लोग हो सकते हैं इनके टारगेट पर, जैसा कि इन्होंने अपने वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया, खुद प्रधानमंत्री का भी नाम आया। आप जिस शंकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है शंकर आनंद तक आवाज हमारी नहीं जा रही है। कपिल शिमाली हमारे साथ उदयपुर से मौजूद हैं। कपिल, अगर इनके प्रकृति को देखते हैं तो ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ये अकेले नहीं हो सकते हैं, एक पूरा गिरोह है, हो सकता है एक पूरी की पूरी इनकी टीम हो सकती है, और लगातार जिसको ये तैयार कर रहे थे। तो चलिए विष्णु के पास एक बार फिर से लौटते हैं। विष्णु, ये जो तमाम जानकारियां अब तक मिली है विष्णु, इसमें ये साफ हो रहा है कि ये अकेले तो नहीं थे, इनके तार और भी इनके साथ ही मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से वीडियो में एक संदेश देने की कोशिश की कि हमने अपना काम कर दिया है, अब आपको आगे का काम करना है, तो किसी न किसी को ये संदेश यहां से दे रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल ये बात बहुत साफ है, इनके साथ हो सकता है इसी तरह के कट्टरपंथी जो विचारधारा है, मानसिकता के लोग यहाँ पर हो, यहाँ नहीं, किसी और शहरों में हो, राजस्थान में हो, राजस्थान के बाहर हो। एक तरह का मैसेज दिया गया था, और हमारी जानकारी के अनुसार जो सूत्र जो हमको बताते हैं यहाँ पर, जब हमने यहाँ पे पड़ताल की तो मालूम चला कि यहाँ कन्हैयालाल साहू की हत्या करने के बाद दोनों आरोपी सबसे पहले एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां भी कल एसआईटी की टीम ने छापा मारा था, और उसके बाद वहां उन्होंने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में कल एसआईटी ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में उसी फैक्ट्री से ये जो दोनों छुरे थे वो बरामद किए गए थे। और यह बताया जा रहा है कि मोहम्मद जो रियाज अटारी है वो ही करीब 5 साल पहले इस छुरे को बनाया गया था। वैसे बकरा हलाल करने के लिए ये स्पेशल डिजाइन का इसने छुरा तैयार किया था, लेकिन उसके बाद में जब इसकी जो विचारधारा बदली और जब इसने कन्हैयालाल साहू की हत्या करने का जो साजिश रची, विचार बनाया, तब इस छुरे को वापस धार देना शुरू कर दिया था। पिछले करीब 10 से 12 दिन पहले रैकी करनी शुरू कर दी थी, छुरे को वापस धार देना शुरू किया, और अंत में 28 तारीख की दोपहर को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हमारी जानकारी के अनुसार जो अब तक के हमारे सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की हार्ड लाइन जो पार्टी है, तहरीके लबाब जो पार्टी है, उनके वीडियो जो है ये आरोपी देखा करता था। चूंकि काफी ज्यादा उसमें कुछ कट्टर टाइप की जो विचारधारा उसमें सामने होना बताया गया है हमारे सूत्रों के अनुसार। तो तहरीक लबाब जो पार्टी है, उनके विचार जो वीडियो है ये लोग देखा करते थे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब कन्हैयालाल साहू पे आरोप लगने लगे कि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ वीडियो जो है, या सॉरी फेसबुक जो पोस्ट है वो अपलोड की है, तो ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा उनको लगातार जो है मतलब ओलमा दिया जा रहा था उनको कि भाई आपने क्यों डाला इस तरह की, तो इस धमकियां में उनको मिल रही थी। उसके तो इसी दौरान ये जो मोहम्मद अटारी वगैरह है, इनके साथ में इनको ये लग गया कि यही वो दुकान है, क्योंकि ये पहले जानते नहीं थे इसको। तो ऐसे में इनकी रैकी के दौरान को ये पता चल चुका था कि इसी दुकान में कन्हैयालाल साहू है, और यहीं इसी के द्वारा ये फेसबुक पोस्ट है वो अपलोड की गई है। तो इन्होंने बहुत आसानी से नहीं, जब घर का पता नहीं मिला, ये हमारी ब्रेकिंग खबर है कि पहले घर का पता करने की कोशिश की थी, रैकी करने की कोशिश की, लेकिन जब घर का पता नहीं मिला तो इन्होंने यहाँ पर दुकान में जाकर के उसके हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड करने के बाद में फैक्ट्री में गए, अपने जानकार की फैक्ट्री में गए, वहां पर वीडियो बनाया और वहां से बाइक लेकर के फरार हो गए। फरार होने के बाद जब तक की हमारी जांच है उसमें सामने आया कि ये लोग अजमेर में भागने वाले थे, और अजमेर में ही ये दोनों आरोपी और वीडियो बना करके सनसनी फैलाने वाले थे। अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि अजमेर भागने वाले थे दोनों आरोपी। राजसमंद के भीम से होते हुए पहले उदयपुर से राजसमंद होते हुए अजमेर इनके भागने का प्लान था। ये हमारी ब्रेकिंग खबर है। और अजमेर भागने के बाद में वहीं पर रह करके किसी भी जगह ठहर करके ये और वीडियो वहां बनाने वाले थे, और वीडियो के जरिए ही ये अलग अलग वीडियो मैसेज दे करके ये एक सनसनी फैलाना चाहते थे। उसके अलावा एक मैसेज जो कट्टरपंथी जो अपने साथी थे उनको फैलाना चाहते थे। लेकिन उदयपुर पुलिस की जो बदौलत माननीय एडिशनल एसपी अनंत कुमार, एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, इन सभी की और यहाँ की जो सीएसटी की टीम थी, डीएसटी की टीम थी, उनके सुपरविजन से साइबर सेल एक्टिव हुई और लगातार भीम जो तक पीछा करके दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। अन्यथा आने वाले वक्त में उदयपुर पुलिस के लिए ये काफी मुश्किलें साबित कर सकते थे। उसके अलावा अगर माना ये अजमेर में भाग चुके होते
तो वहां पर भी इनके वीडियो बनाने का जो मंसूबा था और वीडियो को बना करके खुद ही अपने कुछ लोगों को वायरल करने का जो मंसूबा था वो कामयाब होता और कई तरह की जो विचारधारा जो थी, जो कट्टरपंथी जो विचारधारा थी, जो आक्रोश था, वो ये और लोगों में फैलाने में मदद कर सकते थे। आने वाले वक्त में कई तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ बिगड़ सकती थी, लेकिन ये सब कुछ अब जो इनके मंसूबे थे वो फिलहाल नाकाम। हमारे साथ में वापस से आपका रुख करूंगा, कपिल का एक बार रुख कर लेते हैं। कपिल शिमाली हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। कपिल, जिस तरीके से विष्णु भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसा एक पूरा का पूरा इन्होंने एक षड्यंत्र रचा हुआ था और ये इस घटना के जरिए जो है वो दहशत फैलाने में कामयाब कुछ हद तक रहे और भी ज्यादा दहशत फैलाने के इनके मंसूबे थे जिनको पुलिस ने पहले गिरफ्तार करके नाकाम कर दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर जो अब और नाम आ रहे हैं उससे क्या लग रहा है कि पूरी की पूरी एक गैंग, पूरा का पूरा एक सिस्टम इन्होंने सक्रिय कर रखा था इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए, जो अब जांच में धीरे धीरे सामने आ रहा है कि कौन कौन लोग इनके साथ में मौजूद थे? देखिए, जो जानकारी लगातार हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके अनुसार ये जो पाकिस्तान जाकर मोहम्मद रियाज अतारी आया और उसके बाद में आप देखिए कि पाकिस्तान जाकर आने के बाद में जब इसने यहाँ पर इस अपने नेटवर्क को फैलाना शुरू किया तो ये सभी लोगों को धर्म के नाम पर समझाने की कोशिश करने की बात करता था और लगातार अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाता था। अब जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो वीडियो वायरल करते हुए सेक्टर 11 इलाके के में भी एक घटना को अंजाम देने के लिए दूसरे साथियों को जो है वो प्रेरित किया गया था। उसमें एक बबला नाम का आरोपी का नाम और आ रहा है जिसे डिटेन किया हुआ है SIT ने, उससे पूछताछ की जा रही है। सेक्टर 11 में बताया जा रहा है कि एक और व्यापारी था जिसने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर दी थी, जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद मामला दर्ज होने के साथ ही उसे पाबंद कर छोड़ा गया था। उसे भी लगातार धमकियां मिल रही थी। उस मामले में संभवतः बबला नाम के एक व्यक्ति को डिटेन किया और उससे पूछताछ इस समय SIT कर रही है। कुल 3 और लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। 3 और लोग SIT की कस्टडी में है, उन्हें डिटेन किया हुआ है और लगातार पूछताछ करते हुए इस मामले में उनकी क्या संलिप्तता है पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही संलिप्तता सामने आएगी, जैसा कि पहले 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके बाद में इन 3 लोगों की अगर संलिप्तता सामने आती है तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। कपिल, बहुत गहराई के साथ आप इस केस को देखते आए हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि पूरी की पूरी एक साजिश में आतंकियों की जो एक नई शैली है उसको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा था, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था? ऐसा लग रहा है जैसे कत्ल का तरीका है पूरा ISIS से मिलता हुआ और ये सामने आया कि पहले इन्होंने इस तरह के वीडियो देखे होंगे, ठीक उसी तरह से इस वारदात को अंजाम दिया। या फिर हम देखें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टारगेट किलिंग की गई, आतंकियों ने अपना जो तरीका है वारदातों को करने का, दहशत फैलाने का, वो थोड़ा सा बदलाव किया। टारगेट किलिंग जिसे हम कर रहे हैं, वो टारगेट किलिंग भी यहाँ पर दिखाई देती है। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर टारगेट किलिंग यहाँ पर नजर आती है। एक लक्ष्य बनाकर सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग बनाकर कन्हैयालाल साहू की हत्या की गई है और ये भी पूरी तरह से संभव है कि पहले कई सारे वीडियोस देखे गए होंगे, जिहादी वीडियोस देखे गए होंगे। उन वीडियोस के आधार पर खुद का माइंड मेकअप किया गया होगा कि किस तरह से कन्हैयालाल साहू की हत्या करनी है। और आप देखिए, पूरी तरह से गला रेत कर मार डाला, उसका गला काट डाला और गले पर 8 से 10 घाव के निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान सामने आए हैं। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो है ये पिछले लंबे समय से इस तरह की एक्टिविटीज में इनका जो झुकाव है वो संभवतः बिल्कुल। बने रहिए हमारे साथ। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख लेते हैं। शंकर, ये जो तथ्य निकल करके अब तक की जांच में सामने आए हैं या फिर हमारे सहयोगी कपिल जो बता रहे थे कि देखिए 2611 के नाम से बाइक का नंबर लेना, पाकिस्तान की ट्रेनिंग की बात सामने आना, जुबेर से कनेक्शन सामने आना और साथ ही साथ एक टारगेट किलिंग, जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की गई दहशतगर्दों की तरफ से, वही सिस्टम यहाँ पर देखने को मिला। एक टारगेट किलिंग यहां पर की गई, साथ ही दहशत फैलाने को लेकर के इन्होंने वीडियो भी जारी किया और जो तरीका था कत्ल का वो ठीक उसी तरह से ISIS से मिलता जुलता। ये तमाम चीजें क्या जोड़ रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, वाकई में कपिल का जो कहना है एकदम सटीक है। उनका एकदम स्पष्ट तौर पे उन्होंने बताया है कि जिस तरह से इस मामले में इन दोनों आरोपियों का जो हाव भाव, उनके काम करने का तरीका और उनके चेहरे का अभाव, उनके सोचने का पैटर्न, जिस तरह से उनके बाइक के नंबर जो है, ये महज संयोग नहीं हो सकता है।
कि 2611 का नंबर प्लेट होना, उसके लिए आपको 5,000 रुपया एक्स्ट्रा देना, ये महज संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी एक आइडिया के मुताबिक ही उसको लिया गया। हालांकि एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा इसके साथ साथ कि मोहम्मद रियाज का जो कनेक्शन है जिससे अलसुफा के साथ में जुड़ा, अलसुफा एक संगठन के साथ जुड़ा है, इसकी भी जांच राजस्थान की स्थानीय पुलिस जो एसआईटी बनाया गया है वो भी कर रही है। उसके साथ साथ आने वाले दिन में उसको उस मामले पर एनआईए भी आगे तफ्तीश कर सकती है, क्योंकि अलसुफा जो संगठन जो बना उसके तार किस तरह से तकरीबन 8 से 10 जिलों में उसके स्लीपर सेल होने की जानकारी मिल रही है। तो क्या उन स्लीपर सेल के साथ भी ये जुड़ा हुआ था या नहीं जुड़ा हुआ था? देखिए इतना तो स्पष्ट है, कल जिस तरह से एनआईए के अधिकारी ने साफ तौर पर बताया था कि इस मामले में अभी बहुत बड़ा कोई संगठन की भूमिका नहीं थी उस हत्याकांड में, लेकिन स्लीपर सेल और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले जो उससे आतंकी संगठनों से जो प्रेरित जो लोग हैं उसकी भूमिका यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। लिहाजा उसी एंगल के आगे के तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से स्लीपर सेल की बात करें तो अलसुफा संगठन से जुड़े हुए 8 से 10 जो जिले हैं उनको भी तलाशा जाएगा और कहा जा सकता है कि तफ्तीश का दायरा आने वाले वक्त में काफी आगे जाने वाला है। और अलसुफा संगठन की अगर बात करें तो उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, जोधपुर, राजसमंद, यहाँ पर जो है कनेक्शन उसके बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और स्लीपर सेल जो होते हैं वो वही काम करते हैं जिस तरह से काम मोहम्मद रियाज और इसके साथी ने किया है। ये स्लीपर सेल क्या होते हैं कि ये सोशल मीडिया साइट पे एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहते हैं, क्या उनको करना है, किस तरह से विचारों को आपस में फैलाना है और किस तरह से उस पर इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उस पर कार्रवाई करनी है। तो ये काम होता है स्लीपर सेल का। और शंकर ये नए लोग ढूंढते हैं इसी तरह के कि आखिरकार कौन इनके चुंगल में फंसा है जिसका ये ब्रेन वॉश करके उसको आतंकी में तब्दील कर दें। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि देखिए वो ढूंढा जाता है और ढूंढने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है और बताया जाता है कि तुम दलित हो या तुम ऐसे तुम्हें परेशान किया जा रहा है या किसी भी, कभी जाति के नाम पे, कभी मजहब के नाम से, कभी उसकी गरीबी के नाम से। तो ये सब जो तरीके होते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि आपको जानबूझ के परेशान किया जाता है। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से बकायदा उस स्लीपर सेल की अगर बात करें तो स्लीपर सेल को भी तलाशने का काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरा तरफ देखा जाए कि जिस तरह से 30 मार्च को जो चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेरा में जो 12 केजी का विस्फोटक मिला था, उस मामले की भी फाइल अब फिर से खुल चुकी है, क्योंकि उस फाइल में जिस तरह से बकायदा रियाज का नाम आया था, रियाज का जो जानकारी मिली थी, इसके बाद टोंक का जो रहने वाला मुजीब है उसका नाम सामने आया। तो मुजीब, हालांकि उसको पहले भी एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, तो मुजीब के साथ में काफी करीबी संबंध रहा है मोहम्मद रियाज का। तो अब उस मामले को भी आगे खंगाला जा रहा है कि किस तरह से, चाहे स्लीपर सेल की भूमिका की बात करें या इंडिविजुअल जो बहुत सारे ऐसे लोग जिसकी आतंकी सोच काफी आपस में मिलती है, उन लोगों को भी तलाशा जा रहा है। शंकर, कपिल का एक बार फिर से रुक लेते हैं। कपिल, जैसे आप सुन रहे थे, शंकर कह रहे थे कि स्लीपर सेल इस तरह के एक्टिव हो सकते हैं, उनको लेकर के अब देखिए एनआईए जांच करेगी। एनआईए जो है चित्तौड़गढ़ में जिस तरीके से विस्फोटक मिला था, बरामद हुआ था, उसको लेकर के भी अब उसकी फाइल भी खुल गई है। तो क्या इस जांच में कई अहम खुलासे होने वाले हैं? क्योंकि जैसे हमने देखा कि देर रात को 2 और गिरफ्तारी हुई है, 3 डिटेन किए हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में ये दायरा बढ़ सकता है। कपिल जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी शंकर बता रहे हैं, निश्चित तौर पर ये जो नेटवर्क है बहुत बड़ा सामने आ सकता है। हालांकि अभी एनआईए ने इस घटना में किसी तरह की आतंकी साजिश होने से मना किया है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि ये जो 2 मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अतारी और मोहम्मद गौस जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके आतंकी कनेक्शन नहीं है। इनके मंसूबे पूरी तरह से आतंकी, और ये हमने जो तस्वीरें दिखाई है उससे स्पष्ट होता है कि इनकी जो सोच है वो 26/11 के हमले के बाद से ही शायद आतंकी सोच में तब्दील हो गई थी। और जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जैसे वीडियो बनाकर दूसरे साथियों को मैसेज दिया गया है, ये एक स्लीपर सेल की बढ़ती एक्टिविटीज को भी दर्शाता है। और इसी बात को एनआईए खंगालने की कोशिश कर रही है कि कहीं उदयपुर और इसके आसपास के एरिया में, पूरे राजस्थान में कोई स्लीपर सेल की एक्टिविटी जो है वो तेजी से ना फैल रही हो। और जो पूछताछ का जो दौर है वो तेजी से इसीलिए किया जा रहा है कि यदि इस तरह की कोई एक्टिविटी सामने आती है, आतंकी कनेक्शन सामने आते हैं,
तो उन पर जल्दी से जल्दी लगाम लगाते हुए इसमें और भी जो लोग हैं उन तक पकड़ बनाई जा सके, ताकि जल्दी ही जो आतंकी साजिश वो राजस्थान के अलग अलग कोनों में अगर रच रहे हैं तो वो जल्द से जल्द एनआईए की गिरफ्त में हो और प्रदेश में शांति बनी रह सके। जी कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया। और शंकर, एक जरूर मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि वीडियो के अंदर जिस तरीके से टारगेट नाम लेकर के प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया, उसके बाद ये मामला और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है एनआईए के लिए भी, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी। महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा, उसके बाद आपके जवाब पे भी आता हूं कि आज का दिन राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जिस तरह से चाहे उदयपुर की बात कर ले या कई अलग अलग इलाकों में जिस तरह से आज भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकाली जाएगी, तो रथ यात्रा के अंदर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और खास तौर पर जो खुफिया इंस्टीट्यूट्स हैं वो आज काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसीलिए उदयपुर और इसके आसपास के इलाके में विशेष तौर पर कई जो खुफिया विभाग के अधिकारियों को विशेष तौर पर डिप्लॉय किया गया है कि आज जब भी रथ यात्रा सेकेंड हाफ के बाद निकले तो उसके बाद उन तमाम इलाकों में विशेष तौर पर हर एक संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इसका फायदा उठा करके वहां एक धार्मिक जो एक रैली जो होती है, एक धार्मिक जो एक रथ यात्रा है, उसमें कहीं पर कोई रंग में भंग न डाल सके। तो आज उसके लिए भी एक विशेष अलर्ट केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के द्वारा जारी किया गया और वो अलर्ट बाकायदा राजस्थान पुलिस के साथ ही साझा किया गया है। इस वक्त की एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर कही जा सकती है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के द्वारा एक अलर्ट जो है राजस्थान पुलिस के साथ भी साझा किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि वहां पर जब जिस इलाके में रथ यात्रा निकले वहां पर विशेष तौर पर तमाम जो संदिग्ध गतिविधियां होती हैं या संदिग्ध लोग होते हैं उन पर विशेष तौर पर नजर रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उदयपुर घटना की आड़ में कुछ लोग जो है गलत गतिविधियों को अंजाम दें। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट किया गया है और इसके साथ साथ उदयपुर के आसपास वाले जो जिले हैं वहां पर भी विशेष तौर पर अलर्ट जारी करवाया गया है। तो ये एक कहा जा सकता है कि आईबी के द्वारा एक इंफॉर्मेशन एक शेयर किया गया है राजस्थान पुलिस के साथ भी, और इस मामले की जानकारी जो मैट होती है मल्टी एजेंसी, तो उसके माध्यम से एनआईए को भी जानकारी दिया गया है कि एनआईए के अधिकारी इस मामले की तफ्तीश के दौरान विशेष तौर पर बिल्कुल। शंकर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और कपिल हमारे साथ जुड़े, कपिल आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के अब इस पूरे मामले को लेकर के अभी फिलहाल जांच चल रही है और जांच के बाद ही तमाम तथ्य सामने आ पाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ी अपडेट्स इस वक्त सामने आ रही है। आरोपी अजमेर जेल शिफ्ट किए गए हैं। दोनों आरोपियों को देर रात को अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। रात को 3 बजे ये शिफ्टिंग हुई। सुरक्षा के लिहाज से उदयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। जयपुर के एनआईए कोर्ट में इन्हें पेश किया जा सकता है। कुछ ही देर में दोनों का मेडिकल परीक्षण होगा। हाई सिक्योरिटी जेल में ही मेडिकल करवाया जाएगा। आपको बता दें कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में इन्हें रखा गया है। अलग अलग बैरक में दोनों को रखा गया है। तो ये दोनों मुख्य आरोपी इस उदयपुर हत्याकांड को लेकर के अब उदयपुर से अजमेर जेल में शिफ्ट किए गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया गया है और खबर यह है कि आज एनआईए कोर्ट में इन्हें पेश किया जा सकता है। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। प्रदेश की सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाली ये हाई सिक्योरिटी जेल है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजमेर से अभिजीत फोन लाइन पर हैं। अभिजीत, क्या अपडेट है? अभी मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। हमारी अब से कुछ देर पहले जेएलएन में जो जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत हुई थी। हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन की ओर से अभी मेडिकल के लिए जेएलएन हॉस्पिटल को रिक्वेस्ट नहीं किया गया है, जिस कारण से मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। लेकिन तो कुछ ही देर में बताया जा रहा है, कुछ ही देर में मेडिकल बोर्ड का गठन होने के बाद जेएलएन हॉस्पिटल से डॉक्टरों की एक टीम जो है वो हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचेगी। वहां पर दोनों ही जो आरोपी हैं उदयपुर हत्याकांड के, इनका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। इस सबके बीच में एनआईए की ओर से दोनों आरोपियों को जयपुर ले जाने की बात पर भी अभी संशय बना हुआ है, इस लिहाज से कि इसमें किस तरह का लीगल प्रोसीजर अपनाया जाएगा। इसको लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है कि एनआईए कोर्ट जो है जयपुर में स्थित है, तो क्या एनआईए जयपुर एनआईए कोर्ट से एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हुए इनको यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर लेके जाएगा, या फिर
जिस कंसर्न कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जज है, वहां पर एप्लीकेशन पुटअप की जाएगी। तो ये अभी क्लियर अप नहीं हो पाया है। इस सबके बीच में जो हाई सिक्योरिटी जेल है, वहां पर दोनों आरोपी जो है अलग अलग बैरक में बंद है। इनका कुछ ही देर में मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। उसके बाद जो है लीगल प्रोसीजर आगे फॉरवर्ड होगा। हेमंत, अभिजीत, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि आखिर क्या इन्हें जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेश किया जाना है या नहीं किया जाना है, लेकिन यह आज जरूर तय कि कुछ ही देर में इनका मेडिकल होगा। आज क्या हो सकता है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है एनआईए की तरफ से, क्योंकि एनआईए को भी अब लगातार इनसे पूछताछ करनी है? देखिए, बिल्कुल हेमंत, एसआईटी की ओर से जांच जो है अब एनआईए के पास पहुंच चुकी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनआईए जो है अब इस पूरे मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन करेगा और जल्द ही इन दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जयपुर ले जाया जाएगा और जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश करके इनकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी। पुलिस कस्टडी के दौरान ही इनसे डिटेल इंट्रोगेशन किया जाएगा और कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम होगा। लेकिन ये कब और कैसे होगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि एनआईए के ऑफिसर जो है उनसे किसी तरह का संपर्क हमारा खासतौर से नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि कुछ ही देर में इन दोनों ही आरोपियों का हाई सिक्योरिटी जेल में मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया